कहानी के स्टार्ट में हमें एक स्कूल गर्ल दिखाई जाती है जिसका नाम ओरिन है। ओरिन अपने स्कूल के हॉल में भागती हुई जा रही थी। ओरिन आज बहुत खुश थी। एक्चुअली आज अपने बॉयफ्रेंड को अपनी फीलिंग्स के लिए कन्फेस करने वाली थी। अब ये भागते हुए उसकी फोटो लैब के बाहर आ जाती है। ये खुश होने के साथ साथ काफी नर्वस भी लग रही थी, इसलिए खुद को काम डाउन करती है। जब ये अंदर आती है तो इसे दिखाई देता है कि दीवारों पर बलून लगे हैं, हैप्पी बर्थडे का टैग लटका हुआ है और टेबल पे एक केक भी मिलता है। एक्चुअली आज इसकी बर्थडे थी और जिस लड़के को ये फीलिंग कन्फेस करने वाली थी उसका नाम जीसू था। जीसू को इसका बर्थडे अच्छे से याद था। ये जीसू को आवाजें देती है लेकिन वो इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। खुश होते हुए जैसे ही ये पर्दे को हटाती है इसका हंसता हुआ चेहरा खौफ में तब्दील हो जाता है। एक्चुअली इसके सामने जीसू की डेड बॉडी पड़ी थी। जीसू ने सुसाइड कर लिया था और ये देखकर ओरिन को यकीन ही नहीं होता और इसे इस हालत में देखकर ये रोने लग जाती है। अब सीन सीधा 10 साल के बाद शिफ्ट होता है। यहाँ ओरिन एक एरिया में डॉगी को ढूंढते हुए घूम रही थी। एक्चुअली ये एनिमल रेस्क्यू टीम में काम कर रही थी और इनको वो डॉग एक सड़क पर बैठा दिखाई देता है। तभी एक तरफ से गाड़ी आ जाती है और इस डॉग को बचाने के लिए खुद की जान खतरे में डाल देती है। गाड़ी वाला बहुत मुश्किल से इसके क्लोज आकर गाड़ी को रोकता है। इसके बाद इनकी टीम एक और एनिमल को रेस्क्यू करने के लिए ओरिन के स्कूल पहुंच जाती है और इनके टीममेट को ये बात पता थी। ये से पूछता है कि क्या तुम्हें अपना स्कूल देख कभी कोई मेमोरीज नहीं आती, जैसा कि तुम्हारा पहला प्यार। इस पर ओरिन इसकी बातों को टाल देती है, इसे सीधा जवाब नहीं देती। इसके बाद ओरिन उस एनिमल को ढूंढते हुए अपने कैंटीन एरिया के पास आती है। यहाँ आते ही इस जगह को देखकर इसे फ्लैशबैक आता है। यहाँ स्कूल टाइम में अक्सर ये जीसू के साथ लड़ती रहती थी कि मुझे तुम्हारे कैमरे से एक फोटो क्लिक करनी है और जीसू इसे मना करता रहता था। एक्चुअली जीसू थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और कोल्ड लड़का था। इसे अपनी फीलिंग्स को जल्दी एक्सप्रेस नहीं करना आता था। अभी ये दोनों बहस कर ही रहे होते हैं कि ओरिन का पाँव अटक जाता है और ये पीछे की तरफ गिरने लगती है। जीसू फौरन इसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और ये जीसू के काफी क्लोज आ जाती है। यहाँ दोनों की नजरें मिलती हैं और इनकी हार्ट बीट काफी तेज हो जाती है। तभी इनके फ्रेंड बोलना शुरू कर देते हैं कि हमारी भूख से जान निकलती जा रही है और तुम दोनों को अपने फ्लर्ट की पड़ी है। ये सब याद आने पर ओरिन थोड़ा सा सैड हो जाती है। इसके बाद जब स्कूल के हॉल में आती है तो यहाँ इसे वो डॉग मिल जाता है। ये जैसे ही उसे पकड़ने के लिए भागने लगती है तो इसे जीसू की आवाज आती है। जीसू इसे अपने साथ स्टूडियो में चलने का कहता है। इस पर ओरिन सीधा स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो आते ही सामने टेबल को देखते ही इसे अपना फ्लैशबैक आता है। पास्ट में ओरिन जीसू से कैमरे को हैंडल करना सीखती थी। ये इसे बताता है कि ये तुम पे ही डिपेंड करेगा कि तुम एक रील में कितनी पिक्स को क्लिक करोगी। तो ये कहती है कि मैं तो 24 पिक्चर ही पिक करना चाहूंगी। इस पर ये इसे रील एडजस्ट करके बताता है कि इस तरह से तुम 25 पिक्चर को क्लिक कर सकोगी। ये सुनकर ओरिन काफी शॉक होती है। फिर ये इसे बताता है कि मुझे अपना होमवर्क करना है तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। इस पर जैसे कहती है कि मेरे पास तो टाइम नहीं, तुम ऐसा करो चाहिए से बोल दो, वो हमारे ग्रुप में सबसे अच्छा लड़का है। जीसू कहता है वो भी हमारी ही तरह का नॉर्मल लड़का है। इस पर ओरिन से कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन वो तुमसे भी ज्यादा अच्छा है। ये सुनते ही जीसू इसके चेहरे की तरफ देखने लग जाता है और इनके मुँह से यूनसुंग का नाम सुनते ही जीसू के चेहरे से इसकी जेलसी साफ झलक रही थी। ओरिन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाती है लेकिन इसे कवर करने के लिए कहती है कि उसकी तो पर्सनैलिटी भी तुमसे ज्यादा अच्छी है, दिखने में भी वो हैंडसम है। इस पर जीसू इसे पूछता है कि फिर ये बताओ कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। तो ये कहती है कि तुम मेरे अच्छे वाले फ्रेंड हो। जीसू को ये बात सुनकर अच्छी नहीं लगती। ये इसे कहता है कि अब तुम घर चली जाओ और उन कहती है कि तुम्हारे होमवर्क में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो ये इसे मना कर देता है और कहता है कि फिर कभी कर लेना। ये सब याद करते करते काफी टाइम गुजर जाता है। अब शाम में ओरिन उस डॉग को कैच करती है और इसे लाकर सेफली गाड़ी में रख देती है। ये अपने टीममेट से कहती है अब तुम लोग यहीं से ऑफिस वापस चले जाओ, मेरा घर नजदीक है तो मैं यहीं से घर चली जाऊंगी। अब घर जाते हुए इसे एक शॉप दिखाई देती है जहाँ ये और जीसू अक्सर आया करते थे। फिर इसकी नजर शेल्फ पे पड़े हुए कुछ कैमरास पर जाती है। उन्हीं में से एक कैमरा जीसू का था। ये फौरन आकर शॉपकीपर से जीसू के स्टाफ के अबाउट पूछती है। ये अंकल इसे एक पेपर पर साइन करवाते हैं और जीसू का सारा स्टाफ इसे दे देते हैं। इनमें कैमरा और कुछ फोटोज भी थी। ये सारा स्टाफ लेती है और चुपचाप यहाँ से चली जाती है। यहाँ से ये सीधा नजदीक के कैफे में आती है। यहाँ इसके फ्रेंड इसका इंतजार कर रहे थे। एक्चुअली आज और इनका बर्थडे था और इसके फ्रेंड इसी को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ आए थे। ये अपने फ्रेंड्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है। ये इसके बर्थडे को विश भी करते हैं और सेलिब्रेट भी। अब इनके साथ पार्टी एंजॉय करने के बाद ये घर जाने लगती है तो चायून इसके पीछे आता है और इसे अम्ब्रेला देकर कहता है कि इसे अपने साथ रख लो, बारिश का कुछ पता नहीं। नेक्स्ट सीन में घर में आने के बाद ओरिन जीसू के स्टफ को खोल कर देखती है। इसे एक इन्वॉल्व में कुछ पिक्स मिलती हैं। ये देखकर इसे अपना स्कूल टाइम याद आने लगता है कि मुझे लगा था कि वक्त के गुजरते गुजरते मैं भी ठीक हो जाऊंगी, पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये इनमें से अपनी एक पिक लेती है और पास ही में पड़े बर्नर लैंप में से डाल देती है। इसके बाद ये कोरियन एनवेलप को ओपन करती है तो इसमें से जीसू का लिखा हुआ लव लेटर मिलता है। एक्चुअली इसमें जीसू ने ओरिन के लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया था। ये इसे बहुत प्यार करता है। ये दोनों पिछले 10 साल से एक दूसरे के फ्रेंड थे, लेकिन अचानक जीसू के सुसाइड करने के बाद
सब कुछ बिखर सा गया था और ये सब कुछ रीड करके रोने लग जाती है। लैंप में बड़ी पिक भी जल रही थी। जैसे इस पिक का टाइम और डेट बर्न होते हैं तो ओरिन की आंख 10 साल पास्ट में खुलती है, जहाँ ये एक स्कूल बस में बैठी स्कूल जा रही थी। पहले तो ओरिन ये देखकर शॉक होती है, लेकिन फिर इसे लगता है कि ये सब कुछ एक ड्रीम है और ये इसे एंजॉय करने के लिए भागते हुए जीसू के स्टूडियो की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में सीढ़ियों पर पांव स्लिप हो जाता है और इसकी नी पर काफी बुरी तरह से चोट आती है, लेकिन ये इग्नोर करती है और सीधा जीसू के स्टूडियो आ जाती है। स्टूडियो में सब कुछ पहले जैसा देखकर और इनको अभी भी यकीन नहीं होता। ये जैसे ही पलटती है तो इसके सामने जीसू आ जाता है। जीसू को एक बार फिर से अपने सामने देखने पर ये भागते हुए आकर इसे हक कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस किया। ये इसे पूछता है कि तुम इतनी सैड क्यों हो। तभी यहाँ पर इनके क्लास के फ्रेंड आ जाते हैं और इन्हें साथ में देखते ही खुश होते हुए कहने लग जाते हैं कि क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो। तभी चायून इसे देखकर बताता है कि तुम्हारी नीज ब्लीड कर रही है और इन कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी ये एक ड्रीम ही है। इस पर जीसू इसका हाथ पकड़ता है और इसे अपने साथ दूसरे रूम में ले आता है। यहाँ आकर ये इसकी नी पर एंटीसेप्टिक अप्लाई करता है। इसे इतना खुश होता हुआ देखकर जीसू इसे पूछता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा, तो ये कहती है कि ड्रीम में दर्द नहीं होता। इस पर जीसू इसे पूछता है कि कहीं आज तुम बेड से सर के बल तो नहीं गिर गई। अभी ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि यहाँ पर चायून आ जाता है। यह आकर जीसू से कहता है अगर तुमने इसकी बैंडेज कर दी हो तो मैं इसे अपने साथ क्लासरूम में लेकर जाना चाहता हूँ। इस पर जीसू जेलस होते हुए ओके कहकर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जीसू अपनी क्लास में बैठा हुआ था और इसे लेसन सुनने के लिए इसका टीचर इसकी जगह पर स्टैंड करता है। ये अपने टीचर को काफी अच्छे से लेसन सुनाता है कि तभी इसके क्लास के बाकी बच्चे विंडो की तरफ देख के इशारा करने लग जाते हैं। टीचर इन्हें मना करता है कि तुम शोर क्यों करने लगे हो, लेकिन जैसे ही नजर इनकी विंडो पर जाती है तो ये देखते ही डर जाते हैं। एक्चुअली विंडो के बाहर ओरिन खड़ी थी जो यहाँ सबके सामने हैंड से हार्ट साइन बना रही थी। जीसू ये देखते ही अपना मुंह छुपा लेता है। ये सब देखकर टीचर इसे डांट कर भगा देता है। कुछ देर के बाद क्लास खत्म हो जाती है तो ओरिन सीधा अंदर आ जाती है। तो इसके क्लासमेट से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो ये कहती है कि मैं तो यहाँ जब मर्जी आ सकती हूँ, कि आज तो ये मुझे दिख रहा है, कल पता नहीं इसे देख पाऊँ या नहीं। तो ये दोनों लड़के इसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि ये सर के बल बहुत जोर से गिरी है। फिर जीसू ने कहता है मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ। जीसू आकर अपनी बाईसाइकिल निकालता है तो ओरिन भी इसके पीछे ही आ जाती है। ये इसे कहती है कि तुम्हें जहाँ भी जाना है मुझे साथ लेकर जाओ। जीसू भी इसे हाँ कर देता है। इस पर ये खुशी खुशी इसके पीछे बैठ जाती है और ये दोनों साइकिल राइड को एंजॉय करते हुए अपनी जगह पर आ जाते हैं। ये वही शॉप थी जहाँ से ओरिन ने जीसू का स्टफ कलेक्ट किया था। शॉप के अंदर आते ही ओरिन बड़े शौक से इसे देखती है और कहती है कि ड्रीम और रियल में कितना सेम है। जीसू इनसे अपनी रील और पिक्चर्स मांगता है। शॉप ओनर जल्दी से इसे इसकी फोटोज निकाल कर देते हैं और इसे बताते हैं तुम्हारी रील्स उस कॉर्नर में दूसरे डेस्क में पड़ी हैं। जीसू उसे लेने के लिए वहाँ चला जाता है। शॉप ओनर ओरिन को देखकर कहता है कि वैसे रियल लाइफ में तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा, क्योंकि मैं तुम्हें अक्सर इन फोटोज में देखा करता था। और इन जल्दी से इन फोटोज को निकाल कर देखती है तो इसे पता चलता है कि जीसू चुपके इसकी फोटोज बनाया करता था। इस पर ये काफी खुश हो जाती है। अब अपना स्टफ बाय करने के बाद ये यहाँ से जाने लगते हैं तो शॉप ओनर ओरिन को रोक कर कहता है अगर तुम ऐसे ही केयरलेस होकर अपने पास में घूमती रही तो रियल लाइफ में तुम्हारे साथ कुछ बैड भी हो सकता है, जिसका रिग्रेट तुम्हें सारी जिंदगी रहेगा। और इन अभी के लिए तो इसकी बात को इग्नोर कर देती है और अपने ड्रीम को एंजॉय करते हुए खुशी से बाहर आ जाती है। ये अपनी पॉकेट से अपना मोबाइल निकालती है और जीसू की एक फोटो क्लिक करती है। सारा दिन इसकी वियर्ड हरकतें देखकर जीसू इसे कहता है कि मुझे तो यकीन होने लगा है तुम्हारे ब्रेन में वाकई कोई चोट है। अब ये दोनों फिर से अपनी साइकिल को राइड करते हुए वापस जाते हैं और इनको देखकर साफ पता चल रहा था कि ये अपने ड्रीम को पूरी तरह से एंजॉय कर रही है। इसी के चलते इसकी दोबारा से आंख खुल जाती है और ये जैसे ही होश में आती है तो इसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अब नेक्स्ट डे ये अपनी जॉब के लिए अपने ड्रेस को देख रही थी कि तभी मिरर में इसकी नी पर लगी हुई चोट पर इसकी नजर जाती है। इसे याद आता है कि ड्रीम में से ये चोट लगी थी। इससे पहले कि इस पर कुछ गौर कर पाती कि तभी इसकी कॉल आ जाती है। इसके बाद ये जल्दी से रेडी होकर अपनी ड्यूटी वाली जगह पहुंचती है। यहाँ इसे चायून मिलता है जो आजकल रिपोर्टर का काम करता था। ये इसे मिलते ही पूछती है कि क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो, तो ये इसे पूछता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगने लगा। ये कहती है कि वैसे तुमने काफी हैंडसमली ड्रेसिंग की है और बहुत अच्छे भी दिख रहे हो। ये इसे बताता है कि वैसे तो मैं इतना ड्रेसअप नहीं होता, लेकिन आज एक जगह पर शूटिंग है तो इसलिए थोड़ा सा ड्रेसअप होना पड़ा। चायून से बातें करते करते इसकी नजर फिर से उसी चोट पर जाती है। अपना डाउट क्लियर करने के लिए चायून से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि ये चोट मुझे कब लगी थी। इस पर चायून इसे बताता है हाँ, स्कूल में जूनियर क्लास के टाइम पर तुम सीढ़ियों से भागते हुए गिरी थी और ये चोट तुम्हें वहीं पर लगी थी।
और ये सुनते ही शॉक हो जाती है और सोचती है कि मैंने तो कल रात ड्रीम देखा था, ये ड्रीम की बातें इसे क्यों याद हैं। इसे समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली हुआ क्या है। अब ये सोचती है कि ये चोट का निशान पहले यहाँ नहीं था, लेकिन कल का ड्रीम देखने के बाद यहाँ आया। ये अचानक से अपनी सीट से उठती है और चाय उनके कहती है कि मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। इसके बाद ये जल्दी से घर आती है और ये अपनी फ्रेंड को कॉल लगाती है। ये कुछ ढूंढ रही थी। ये अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या तुम्हें याद है कि मेरी नी पर चोट कब लगी थी। इस पर इसकी फ्रेंड को भी याद आ जाता है और ये भी इसे चाय उनके जैसा ही आंस करती है। इसके मुंह से भी ये बात सुनकर और इनको और भी झटका लगता है। ये जल्दी से अपना स्कूल के टाइम का सेल फोन निकालती है। ये इसे ओपन करके फोटो गैलरी देखती है तो इसे जीसू की क्लिक की हुई फोटो भी मिल जाती है। अब ये देखकर इसे यही समझ आता है कि ये पास्ट में ट्रेवल कर सकती है। इतना रियलाइज होते ही ये सोचने लग जाती है कि अगर मैंने पास्ट के इवेंट को चेंज कर दिया तो प्रेजेंट में ऑटोमेटिकली वो सब कुछ चेंज हो जाएगा। अब ये जल्दी से जीसू के स्टफ को देखने लग जाती है। ये उसका कैमरा देखती है तो इसे कुछ समझ नहीं आता। फिर ये उसका लव लेटर निकालती है तो इस पर भी इसे कुछ नहीं समझ आता। फिर इसे याद आता है कि ड्रीम में जाने से पहले इसने एक फोटो को बर्न किया था। अब इसे प्रैक्टिकल करने के लिए ये उन फोटोज में से एक फोटो को लेती है और फिर से लैंप बर्नर में डाल देती है। फोटो बर्न होते हुए जैसे ही डेट बर्न होती है और फिर से पास्ट में आ जाती है। ये फिर से 10 साल पहले अपने स्कूल के हॉल में थी और खुद को पास्ट में देखकर ये बहुत खुश हो जाती है। ये फौरन से जीसू को ढूंढते हुए गार्डन में आ जाती है जो यहाँ पर फोटोज क्लिक कर रहा था। ये आते ही इसे कहती है कि मैं अब तुम्हें मरने नहीं दूंगी, तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कभी भी सुसाइड नहीं करोगे। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।